हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर हम एक और नई क्लास के साथ आए हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था, जो हमारी बेसिक क्लास थी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की, हम उसको अब कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था आपसे कि अब हमारा जो थ्योरी का भी जो पार्ट बचा हुआ है उसको हम बड़े अच्छे से करते रहेंगे, ठीक है। उसमें जो जो भी हमने पढ़ रखा है एक बार मोटा मोटा उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, अगर सबसे पहले हमने सबसे पहली क्लास में जो पढ़ा था उस क्लास में हमने यही पढ़ा था कि जो मूलभूत अवधारणाएं होती हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है किसी भी विषय को पढ़ने की, हमने वो सारी टर्मिनोलॉजी परिभाषित शब्दावली हमने पढ़ी थी। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था राज्य, पढ़ा था, ठीक है ना। राज्य, व्हाट इज स्टेट, क्या होता है, राज्य के बारे में हमने समझा था। राज्य की परिभाषा हमने समझी थी। जैसे कि राज्य के बारे में पढ़ा था कि राज्य जनरली अगर सामान्य तौर पर उसका मतलब निकाले तो किसी प्रांत के हिसाब से मतलब निकालते हैं। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो वो किसी प्रांत ना हो के वो उससे ज़्यादा उसका वास्तविक अर्थ ये होता है कि किसी भी समाज की राजनीतिक संरचना को ही हम क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। उस राजनीतिक संरचना जो कि क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, एक अमूर्त रूप होता है, जिसको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही उसको हम महसूस करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक बौद्धिक स्तर पर या इंटेलेक्चुअल स्तर पर उसको समझा जा सकता है कि जो समाज है उसकी राजनीतिक संरचना कैसी होगी। अब जैसे अगर आप भारत के कंटेक्स्ट में देखो तो भारत की सरकार हो गई, संघीय कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, ठीक है, राज्यों की सरकार हो गई, संसद हो गई, नौकरशाही हो गई, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, राज्य के अंतर्गत आ जाएंगी। इसके बाद फिर बात आगे बढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि राज्य के तत्व क्या होते हैं, कि राज्य किन किन एलिमेंट से मिलके बनता है, तभी तो हम राज्य को समझा पाए। उसमें हमने चार मुख्य चीजें पढ़ी थी कि राज्य के तत्व हम किसको कह सकते हैं। उसमें हमने समझा था कि राज्य के चार तत्व होते हैं, जिसमें एक उसका भौगोलिक क्षेत्रफल होता है, दूसरा उसमें जनसंख्या होती है, तीसरा उसमें सरकार होती है, चौथी उसमें संप्रभुता होती है। हमने प्रीवियस क्लास में सबको बड़े अच्छे से समझा था कि भौगोलिक क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जनसंख्या का मतलब क्या होता है, कि एक भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित जनसंख्या होना चाहिए। जनसंख्या के हमने उदाहरण भी समझे थे, जैसे कि एक आदर्श राज्य की एक आदर्श जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में तो किसी देश की आपको जनसंख्या 20 करोड़ मिलेगी, किसी की 25 करोड़, किसी की तो 10 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़। भारत जैसे देश की 121 करोड़, और वर्तमान समय में तो 140 करोड़, जो चाइना को भी पीछे पछाड़ दिया गया है। तो इसका हमें कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट या किसी भी विचारक से कोई फिक्स डाटा नहीं मिलता है। प्राचीन समय में जरूर हमें मिल जाता है, जैसे अरस्तु के समय, तो अरस्तु ने कहा था कि एक आदर्श राज्य की आदर्श जनसंख्या ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5,000 समथिंग होना चाहिए। उन्होंने जो डाटा दिया था वो उन्होंने दिया था पाँच उन्होंने डाटा दिया था 5,040 जनसंख्या होनी चाहिए अरस्तु ने, ठीक है। इसके बाद फिर हम एक रूसो की बात करें, रूसो ने भी एक जनसंख्या दी थी, उन्होंने कहा था कि 10,000 होना चाहिए। उन्होंने कहा था 10,000 होना चाहिए। रूसो के बाद प्लोटो आए, प्लोटो ने कहा था कि 1 लाख हो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में इतना पॉसिबल ही नहीं है। उस समय की बातें चल रही हैं जिस समय छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, आज के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर इसके आगे हमने तीसरा क्या था, सरकार। देखो, सरकार जो होता है ना, सरकार जैसे राज्य होता है ना, राज्य जो हमने समझा था उसका मूर्त रूप होता है। राज्य सरकार में यही फर्क होता है। सरकार क्या होता है, सरकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, समझ गए ना, ये होता है सरकार। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, संप्रभुता, सोवरेनिटी, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि कोई भी राज्य अपने बाहरी और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, ठीक है। ये चारों तत्व थे राज्य के। इसके बाद हमने ये समझा था कि ये चारों राज्य के तत्व क्या है, अनिवार्य हैं, ऑप्शनल चारों तत्व नहीं है, अनिवार्य होना है। इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट चीजें समझी थी कि एक एक हमने एग्जाम्पल भी देखे थे, जैसे कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनके हम राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। जैसे कि हमने उदाहरण लिया था तिब्बत। तिब्बत की अगर हम बात करें तो तिब्बत के पास क्या है, सरकार है। तिब्बत के पास क्या है, जनसंख्या है, लेकिन तिब्बत के पास क्या है, अपना क्षेत्रफल नहीं है। उस पर किसने, चाइना ने कब्जा कर रखा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम 1947 के पहले भारत की बात करें तो भारत के पास क्या थी, जनसंख्या भी थी, भारत के पास क्या था, क्षेत्रफल भी था,
भारत के पास क्या थी, सरकार भी थी, लेकिन जो लास्ट पॉइंट है ना संप्रभुता, तो भारत के पास क्या नहीं थी, संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि भारत किसके अंडर में आता था, ब्रिटिश रूल के अंदर में आता था। और भारत में क्या था, एक वॉयसराय होता था और सचिव होता था, ये दोनों ही मिलके शासन चलाते थे। वॉयसराय भारत में रहता था और भारत सचिव कहाँ रहता था, ब्रिटेन में, जो मंत्रिमंडल का, कैबिनेट मंत्री का एक सदस्य होता था। तो उसमें क्या था कि सारे निर्णय कौन लेता था, ब्रिटेन। वॉयसराय सिर्फ यहाँ संभालता था। तो वो कौन सा हो गया, एक जहां पे संप्रभुत्व सॉवरेनिटी नहीं होती है। तो एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, बहुत से ऐसे राज्य होते हैं जिनमें जनसंख्या होती है लेकिन सरकार ही स्टेबल नहीं रहती, इतनी इनस्टेबल होती है। इसके लिए आप अपने पड़ोसी देशों को समझ सकते हैं, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान होगा, इनमें क्या सरकारें चलती ही नहीं है। अफगानिस्तान इन सब में बेस्ट उदाहरण है। पाकिस्तान को भी ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी सरकार अभी तक 5 साल नहीं चली, 1-1.5 साल चलती, 2 साल नहीं चलती, तो उसको भी कहीं ना कहीं, और अफगानिस्तान में तो अराजकता फैली हुई है, तो उसको भी हम पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। तो मोटा मोटा हम समझ गए कि राज्य हम किसको बोलते हैं, 4 तत्व होते हैं राज्य के, ठीक है ना, भूभाग। अब देखो जो राज्य हैं वो राज्य कोई एक दिन में तो बन नहीं गए होंगे, राज्य को बनने में थोड़ा तो समय लगा होगा। जैसे कि पहले क्या बना होगा, व्यक्ति बने होंगे, व्यक्तियों से फिर समाज बना होगा, समाज से फिर कहीं ना कहीं राज्य की अवधारणा बनी होगी, ठीक है ना। व्यक्तियों ने आपसी मिलकर समाज का निर्माण कराया होगा, अचानक तो बन नहीं गया होगा। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हमें, अगर इसमें हम सिद्धांत को समझें कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ था, तो उसमें हमें कम से कम 4 से 5 सिद्धांत हमें पढ़ने को मिलते हैं जो कई पॉलिटिकल साइंटिस्टों ने दिए हैं। उसमें जो सबसे पहला हमें सिद्धांत मिलता है, देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत ये है कि इसमें, इसको प्रकृति का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके जो समर्थक है जैसे कौटिल्य भी हैं, इनका मानना ये है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो किसी ईश्वरीय शक्ति से हुई है, या किसी ईश्वर ने इसकी उत्पत्ति की है। जैसे भारत का निर्माण किसने किया, ईश्वर ने किया, ऐसी मान्यता है, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति, इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। इसमें समस्या ये आ जाती है कि अगर ये राज्य की उत्पत्ति ईश्वर का मानेंगे तो फिर राजा ये बोलता है कि हम ईश्वर की प्रतिनिधि हैं। अगर राजा अब ईश्वर का प्रतिनिधि है तो राजा जो भी करेगा तो फिर बाद में वो ये तर्क दे देगा कि ये मेरी मर्जी से नहीं, ईश्वर की मर्जी से हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं संभावना ये आ जाती है कि राजा निरकुंशता की ओर बढ़ता जाता है और उस पर कोई अंकुश नहीं लगता है। तो समाज में इतनी अराजकता फैल जाती है क्योंकि राजा अपनी मनमर्जी से काम करेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा है शक्ति का सिद्धांत, ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ पावर। इसमें यह कहा जाता है कि जब व्यक्ति ने समाज का स्वरूप धारण किया होगा, जब व्यक्ति मिलकर आपस में समाज बनाए होंगे, तो समाज ने क्या किया होगा कि कुछ शक्तियां राज्य को दे दी होंगी, और समाज में जो सबसे पावरफुल व्यक्ति होगा वही एक दूसरे कबीलों को जीत के और शक्ति से, पावर से राज्य का निर्माण करता गया। और धीरे धीरे, जैसे कि अगर आप वर्तमान समय में समझो तो मान लो कोई गांव था, एक गांव का नेता हुआ, शक्तिशाली हुआ, उसने गांव का निर्माण किया, फिर वो छोटे छोटे गांव जीते, फिर गांव जीतने के बाद उसने एक तहसील बना ली, तहसील, फिर 4-5 तहसील को जीता, तहसील जीतने के बाद उसने जिला बना लिया, फिर बहुत सारे जिलों को जीता, फिर उसने मंडल बना लिया, फिर बहुत सारे मंडलों को जीता, तो फिर उसने राज्य बना लिया। फिर ऐसे ऐसे वो एक अखंड भारत या किसी भी प्रदेश का निर्माण करता गया। एक ये सिद्धांत होता है। इसके बाद तीसरा सिद्धांत होता है, उसको परिवारवाद का सिद्धांत बोलते हैं। परिवार सिद्धांत, परिवार सिद्धांत में यह कहा जाता है कि व्यक्ति समाज बना, परिवार में भी फिर दो चीजें आ जाती हैं कि राज्य का निर्माण क्या हुआ, परिवार से हुआ, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम आपने सुना ही होगा कि सारा जगत क्या है, एक परिवार है। तो ऐसी ही अवधारणा उसमें देखने को मिलती है कि परिवार से मिलकर बना है। बस परिवार में भी दो ब्रांचें आती हैं, कौन सी, एक पितृसत्तात्मक आती है, एक मातृसत्तात्मक आती है। वो आपने पढ़ा ही होगा। पितृसत्तात्मक ये होती है मतलब उस परिवार में कहीं ना कहीं पुरुष डोमिनेट करेगा। पितृसत्तात्मक का मतलब आप ये भी नहीं लगा सकते हो कि पिता ही वहां का मालिक हो, मतलब पुरुष। और मातृसत्तात्मक में कोई भी महिला, अब चाहे वो आपके माता के रूप में हो, दादी के रूप में हो, नानी के रूप में हो, बीवी में हो, बहन में हो, बुआ में हो, किसी भी एक्स वाई जेड हो। और पिता साइड में भी अब ऐसे ही बोल सकते, भाई हो, पिता हो, दादा हो, नाना हो, फूफा जी हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड हो। फूफा तो हर जगह रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो एक ये सिद्धांत हो जाता है। इसके बाद हमें एक और सिद्धांत देखने को मिलता है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ये थोड़ा सिद्धांत ज्यादा माननीय होता है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ये देवी उत्पत्ति के सिद्धांत है ना, उसके विरोध में आया था। उसके विरोध में आया था क्योंकि देखो लोगों ने ये मान लिया कि भाई देव तो, ये परलोक की बातें हो रही, एलोक की तो बातें हो नहीं रही, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत में ये हुआ, और इसको क्रमिक भी संविधा समझौते का सिद्धांत बोलते, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट,
कि बहुत सारे ग्रुप रहते थे, उन समाज ने आपस में समझौता किया और आपस में समझौते करने के बाद एक राज्य का निर्माण किया, क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं, हमें सुरक्षा चाहिए, ठीक है ना, हमें जान माल की हानि हो रही है, हमें व्यापार भी करना है, तो बहुत सी शक्तियां आपस में मिलकर हम कुछ लोगों को दे देते हैं जो सिर्फ राज्य का संचालन करेंगे। क्योंकि उसमें यह होता है कि कोई भी राज्य का जब निर्माण कर देते हैं तो वो किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था से ज्यादा मजबूत होता है। तो समाज ने आपसी में समझौते करके राज्य का निर्माण किया, एक ये सिद्धांत होता है। इसके लास्ट में है सब विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डेवलपमेंटेशन, ठीक है ना, विकासवाद का सिद्धांत, जिसको डार्विन थ्योरी भी बोलते हैं, और इसको ही बोलते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत या क्रमवाद का सिद्धांत। इसका मतलब सीधा से ये होता है कि जो राज्य का निर्माण हुआ है ना, वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे विकसित हुआ है, और धीरे धीरे विकास होके आज जो हमें नजर आते हैं वही राज्य का निर्माण हुआ है। तो ये मोटे मोटे 5 सिद्धांत है। जो लास्ट वाला है ना, विकासवाद का सिद्धांत या वैज्ञानिक सिद्धांत या तार्किक सिद्धांत, ये ज्यादा माना जाता है और ज्यादा ही प्रूफ है, इसलिए इसको वैज्ञानिक सिद्धांत भी बोलते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जहां बात तार्किक तौर पर हो, रैशनल हो, लॉजिकल हो, ठीक है ना, फैक्ट बेस्ड हो, रिसर्च बेस्ड हो, और जिसको हम बाकायदा प्रूफ भी कर सकें, ये होता है वैज्ञानिकता का मतलब, ठीक है ना। तो देखो, देवी उत्पत्ति का हम प्रूफ नहीं कर पाते, शक्ति का हम थोड़ा बहुत प्रूफ कर पाते, हर जगह नहीं कर पाते, पितृ परिवार सिद्धांत उतना भी नहीं कर पाते, सामाजिक समझौते का हाँ कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो विकासवाद का सिद्धांत है वो हमें सब जगह देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राज्य का निर्माण। अब बहुत सी विचारधाराएं जो राज्य के बारे में अलग अलग तर्क देती हैं, ठीक है ना, जैसे कि उदारवादी हो गया, समाजवादी हो गया, मार्क्सवादी हो गया, अराजकतावादी हो गया, ठीक है ना, व्यक्तिवादी हो गया। तो व्यक्तिवादी है, व्यक्तिवादों का मानना ये है कि राज्य क्या है, एक आवश्यक बुराई है, ठीक है ना। उसके बाद फिर समाजवादी हैं, समाजवादी भी बोलते हैं कि राज एक सकारात्मक, ठीक है ना। अराजकतावादी हैं, वो ये बोलते हैं कि राज अनावश्यक बुराई है, मतलब होना भी नहीं चाहिए, अनावश्यक जरूरत ही नहीं। व्यक्तिवादी तो ये बोलते हैं कि आवश्यक बुराई है, राज्य होना चाहिए। क्योंकि देखो व्यक्तिवाद में क्या होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की बातें चल रही हैं। अब व्यक्ति हर जगह तार्किक हो, हर जगह विवेकशील हो, हर जगह विश्वास पात्र हो, हर जगह समरसतावादी हो, ये जरूरी नहीं है। व्यक्ति हमेशा कभी कभी स्वार्थवादी भी हो सकता है, जिसको ईगोइज्म बोलते हैं, ठीक है ना। और वो कहीं ना कहीं, जिसके प्रवर्तक थॉमस होब भी है, और कहीं ना कहीं उससे फिर व्यक्ति में और समाज में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी सारी विचारधाराएं। फिर अगर आपसे पूछा जाए राज्य के कार्य क्या होते हैं, तो राज्य के देखो 2 टाइप के कार्य होते हैं। राज्य के कार्य कौन कौन से? कुछ राज्य के होते हैं अनिवार्य कार्य, कुछ होते हैं राज्य के ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य वो होते हैं जो राज्य को करना ही पड़ेंगे, और ये हमें कहीं ना कहीं प्राचीन काल से ही हमें देखने को मिलते हैं, राज्य के अनिवार्य कार्य। और अभी जो कार्य हैं, जो ऐच्छिक कार्य हैं, ये अब जनरली चलते रहते हैं, ठीक है। तो अनिवार्य कार्य में जो हमें राज्य के देखने को मिलते हैं, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि जैसे कि बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना, ये अनिवार्य कार्य है। दूसरा हमें देखने को मिलेगा आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना, ये भी अनिवार्य कार्य है, वरना अराजकता फैल जाएगी। तीसरा है कर का संग्रह करना, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो काम कैसे चलाएंगे, योजनाएं कैसे चलाएंगे। तीसरा है कि बैंकिंग और मुद्रा का संचालन करना, अगर वो भी नहीं होगा तो भी कोई काम नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये कौन से अनिवार्य कार्य हैं। और लास्ट में क्या है, विदेश नीति, मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करना, ये भी हमारे क्या अनिवार्य कार्य हैं, जो हर राज्य को करना ही है। अगर ये कार्य नहीं करेंगे तो उसके राज्य होने का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, वो सिर्फ और सिर्फ बेफिजूल में राज्य बना दिया गया है, या राज्य उतना अच्छे से विकास नहीं हो पाया। फिर आ जाते हैं ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य में देखो कौन सा होता है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त करना, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, ठीक है ना। मतलब एक जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है ना, वो आ जाती है ऐच्छिक कार्य में, ठीक है ना। मनोरंजन की व्यवस्था करना, कृषि व ग्रामों का विकास करना, यातायात संचारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसका कार्य करना, ठीक है ना। ये सब चीजें कौन सी आ जाती हैं, जो ऐच्छिक कार्य में होती। तो समझ गए ना राज्य क्या होता है, राज्य के कार्य क्या होते हैं, राज्य के तत्व क्या होते हैं। हमने राज्य के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन समझ लिए, जो कि हमारी लास्ट क्लास में भी हमने समझी थी, ठीक है ना। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। उसमें पहले हमने समझा था कि गांधी जी का मानना है राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, मार्क्सवादियों का भी मानना है, गांधी जी का मानना है इसलिए कि अगर व्यक्ति को सहज रूप में आत्मिक विकास उत्पत्ति का विकास साधन मिले तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। मार्क्सवादी का मानना ये है कि राज्य खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि राज्य एक शोषण का यंत्र है, ठीक है ना। इसके बाद फिर हमने
इसके आगे समझा था कि बहुत सारे मानव शास्त्री इतिहासकारी उनका मानना है और उन्होंने बड़ा रिसर्च करके बताया है कि राज्य कभी ना कभी किसी न किसी स्थिति में रहा है, चाहे वो राजतंत्र रहा हो, धर्मतंत्र रहा हो, तानाशाही रहा हो, और वर्तमान समय में लोकतंत्र, मतलब राज्य की आवश्यकता पड़ती है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था भारत के लिए राज्य की आवश्यकता है क्यों, तो भारत के बारे में पढ़ा था कि भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, नेशनल बिल्डिंग चल रही है, इसलिए ज़रूरत है। ठीक है, राज्य भारत में आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो भी दिक्कतें हैं इसलिए हमें ज़रूरत है। आंतरिक सुरक्षा में आपका आतंकवाद आ गया, अलगाववाद आ गया, नक्सलवाद आ गया, क्षेत्रवाद आ गया, जातिवाद आ गया, ये सब आंतरिक सुरक्षा को लेकर दिक्कतें हैं, उनके लिए भी राज्य की आवश्यकताएं हैं क्योंकि राज्य कहीं ना कहीं उनसे निपटने के लिए सक्षम होता है। फिर राज्य हमारा एक कल्याणकारी राज्य है, तो गरीब, शोषित, वंचित, बिछड़े जितने भी लोग हैं उनके कल्याण के लिए। फिर कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से समाज में जो तीव्र परिवर्तन आ रहा है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो उस खाई को कम करना तो राज्य की आवश्यकता है, ताकि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण व्यवस्था जैसी करके उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, जो ठीक है नहीं, ये राज्य की आवश्यकता है। फिर हमने इसके बाद शासन के अंग पढ़े थे, क्योंकि किसी भी शासन की संचालन के लिए तीन कार्यों की बड़ी आवश्यकता होती है। उन तीन कार्यों में क्या होता है, सबसे पहले होता है कि किसी भी कानून का निर्माण करना, सबसे पहली चुनौती होती है। दूसरी चुनौती होती है कि कानून के निर्माण के अनुसार शासन के संचालन की चुनौती। तीसरा होता है कि व्यक्तियों के आपसी विवादों का निपटारा, समाज से राज्य के विवाद के निपटारा, व्यक्ति से राज्य के, और सभी का कानून के संबंध के अनुसार विवाद करना। इन तीनों को समस्या का समाधान के लिए तीन अंग बनाए गए हैं, जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य होता है कानून के अनुसार शासन का संचालन करना, और न्यायपालिका का कार्य होता है किसी भी विवाद का निपटारा करना कानून के सम्मत होने पर। फिर हमने इनके बाकायदा एक एक डेफिनेशन समझी थी, विधायिका के बारे में अच्छा से समझा था, राजतंत्र में क्या व्यवस्था थी, लोकतंत्र में क्या व्यवस्था है, तानाशाही में क्या व्यवस्था है, धर्मतंत्र में क्या व्यवस्था होती थी। विधायिका में भी सेम समझा था। न्यायपालिका में न्यायपालिका की शक्ति की बात की थी, न्यायपालिका कितनी पावरफुल है, एकात्मक व्यवस्था में कितनी पावरफुल होती है, संघात्मक व्यवस्था में कितनी पावरफुल होती है, दोनों का हमने कंपैरिजन पढ़ा था। इसके बाद हमने प्राकृतिक न्याय की बात की थी, नेचुरल जस्टिस के बारे में पढ़ा था। उसके आगे फिर हमने शासन के संचालन की विभिन्न पद्धतियां पढ़ी थी। ठीक है ना, उसमें शासन की वैधता के आधार पर हमने पढ़ा था कि संविधान, राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, वृद्धतंत्र क्या होता है। फिर संविधान सम्मत के आधार पर पढ़ा था, संविधानवाद, ठीक है ना, और गैर संविधानवाद, ये सब हमने समझा। फिर मूल्यांकन के आधार पर भी हमने समझा था कि उसमें वृद्धतंत्र क्या होता है, औसत तंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, परिवार तंत्र क्या होता है। इन सब चीज़ों को हमने एक एक करके बाकायदा बहुत अच्छे से लास्ट क्लासों में समझ लिया था। और अंत में मैंने कहा था कि इसके बाद हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसको हम समझते भारत का संवैधानिक विकास। हेडिंग डालते भारत का संवैधानिक, भारत का संवैधानिक, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक ना, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संवैधानिक विकास, इसको समझते। देखो हमें क्या पढ़ना है, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। विकास का मतलब समझ लो, विकास का मतलब ये कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनी है। अगर हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, तो एक चीज आपने पढ़ी हो कि संविधान को बनने में 2 साल 18 महीने, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ एक जगह बैठ की नहीं हुई है। जो संविधान का टोटल विकास हुआ है वो बहुत ब्रिटिश पीरियड से चल रहा था, ठीक है ना। ये तो हमने एक सम अप करके इतने टाइम में अपनी एक किताब लिख के रेडी कर दी। तो संविधान का विकास हमें समझना है, क्रमवार तरीके से हम समझेंगे। अब हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है वो हम एक एक करके समझते हैं। देखो संवैधानिक विकास, ठीक है। देखो संवैधानिक विकास में सबसे पहले अगर कोई चीज समझनी पड़ती है तो सबसे पहले समझते हैं हम क्या, संविधान के, संविधान के आदर्शों, आदर्शों व
मूल्यों का विकास, संविधान के आदर्शों व मूल्यों का विकास। अब इसमें क्या क्या आएगा, संविधान के जो आदर्श है मूल्य उनका विकास हमें पढ़ना है। इसमें क्या आएंगे, जैसे कि देखो इसमें क्या आएंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या आएंगे, जैसे लोकतंत्र, लोकतंत्र का विकास कैसे हो, लोकतंत्र, ठीक है ना, स्वतंत्रता, ठीक है ना, समानता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, न्याय, ठीक है ना। इन सब मूल्यों का कैसे कैसे विकास हुआ उसको हमें समझना है, ठीक है ना। लोकतंत्र कैसे विकसित हुआ उसको हम समझेंगे। फिर दूसरा क्या, स्वतंत्रता कैसे आई, जैसे कि अगर आपने पढ़ा हो वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रांस की क्रांति 1789 में, तो उसमें तीन चीजें बड़ी थी, ठीक है ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। वहां से एक विकास यात्रा शुरू हुई है। तो जो संविधान के आदर्श व मूल्यों का विकास है उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है ना, कि लोकतंत्र क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है, सामान्यता क्या होती है, न्याय, इन सब चीजों के विकास के क्रम में इनका विकास कैसे हुआ है, इनको जब आप अच्छे से समझते चलोगे ना तो फिर संविधान आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको बाकायदा आप बड़े अच्छे से समझ सकते हो। इसके बाद जो सेकंड चीज हम इसमें समझते हैं, इसमें सेकंड चीज हम समझते हैं, सेकंड चीज हम क्या समझेंगे, ठीक है ना, संवैधानिक संस्थाओं का विकास, संवैधानिक 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 संस्थाओं का विकास, संवैधानिक संस्थाओं का विकास। देखो अब इसमें क्या पढ़ना है हमें, संवैधानिक संस्थाओं का विकास, संवैधानिक संस्थाओं का विकास। इसमें क्या पढ़ना है कि जो संविधान की जो संस्था है उनका कैसे कैसे विकास हुआ है, ठीक है ना। इसमें जो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कौन सी संवैधानिक संस्था, जैसे कार्यपालिका, कार्यपालिका, दूसरा क्या आ जाएगा, न्यायपालिका, न्यायपालिका, फिर क्या आ जाएगा, विधायिका, विधायिका, ठीक है। तो इन सब चीजों को हमें बड़े अच्छे से पढ़ना है और समझना है, क्या क्या है, संविधान के आदर्शों व मूल्यों का विकास, लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, स्वतंत्रता का विकास कैसे हुआ, सामान्यता का विकास कैसे हुआ, ये सब चीजें। फिर कार्यपालिका क्या बनी, न्यायपालिका कैसे बनी, विधायिका कैसे बनी, ठीक है। और देखो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये हम प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो अगर आपने उधर देखा हो, समझा हो, ठीक है ना, और पढ़ा हो, अगर याद हो, तो यहाँ बार बार समझने की जरूरत नहीं है कि कार्यपालिका का क्या काम होता है, न्यायपालिका का क्या काम होता है, विधायिका का क्या काम होता है, इनके हमें सिर्फ और सिर्फ विकास क्रम में हमें समझना है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट में आते हैं कि हम इसका क्रम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो देखो जो संविधान का विकास हुआ था ना, ये क्या ब्रिटिश के समय से हुआ था, उसको भी हम दो फॉर्म में समझ सकते हैं। एक क्या समझ सकते हैं हम, एक हम किस में समझेंगे कि जब भारत में कंपनी आई थी तो मतलब व्यापार करने आई थी। तो एक तो कंपनी जब भारत में व्यापार करने आई थी उस समय कौन कौन से चार्टर्ड भारत में आए थे, जैसे कि जब व्यापार करने आई थी तब आपने पढ़ा हो तो 1600 का चार्टर्ड था, ठीक है ना, 1600 का चार्टर्ड जो महारानी एलिजाबेथ थी उस समय प्रथम, उन्होंने कंपनी के लिए एक 1600 शताब्दी में एक चार्टर्ड एक्ट पारित किया था, जो कि मतलब ईस्ट एशिया के साथ आप व्यापार कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो व्यापार के अंतर्गत था। और इसको जर्नली अगर आप समझोगे तो अगर ईयर वाइज डिवाइड करो तो ये 1600 से 1665 तक की बात करते हैं, ठीक है ना। फिर 65 के बाद फिर आगे वाली बात करते हैं। 1600 में जो चार्टर्ड एक्ट आया था जिससे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसी के अंतर्गत आई थी, इसको हमें पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद फिर अगर जो परिस्थितियां बनने लगी थी, ठीक है ना, क्योंकि देखो एक चीज आप समझ लो, हम पढ़ेंगे किस तरीके से, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें दो तीन चीजें याद रखना है। दो तीन चीजें कौन कौन सी याद रखना है, सबसे पहले उसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि, क्योंकि बैकग्राउंड जब तक नहीं समझोगे तो वो बात समझ में नहीं आएगी।
पृष्ठभूमि। तो जो भी हम एक्ट पढ़ेंगे उसका सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। ठीक है ना, कि वो किस वजह से और क्या घटनाएं घटी थी कि उस एक्ट को लाना पड़ा। ठीक है ना, ये फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके परिणाम, मतलब रिजल्ट, परिणाम, रिजल्ट। ठीक है ना, परिणाम, रिजल्ट। और इसमें ही हमें वो सब बातें पता चलेंगी कि किसमें संवैधानिक मूल्यों का विकास हो रहा है या संवैधानिक संस्थाओं का विकास हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि मुख्यतः हमें संवैधानिक संस्थाओं के विकास के बारे में बात समझनी। इसके बाद जो सबसे बाद में आता है क्या, इसकी प्रोज एंड कॉन्स, कमियां, कमियां। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, एक रोड मैप है कि किसी भी एक्ट को हम पढ़ेंगे तो उस एक्ट को इस तरीके से हम समझेंगे। ठीक है ना, तो देखो जब हम एक्ट में विकास पे पढ़ रहे हैं ना, तो हम ये बैकग्राउंड समझ रहे हैं। इस बैकग्राउंड को समझे बिना काम नहीं चलेगा। ये बड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले 1600 का चार्टर्ड एक्ट आया, उसके बाद 1700, उसके बाद 1676 में ही, 1700 नहीं 1676 में ही एक चार्टर्ड एक्ट आया। 1676 में आया। ठीक है ना, एक और चार्टर्ड एक्ट। और इसमें अगर आपको बैकग्राउंड पता हो तो उस समय देखो 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है ना, 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। तो यहां से कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी स्थितियां बदलने लगी, क्योंकि कंपनी व्यापार करने आई थी। अब व्यापार से कहीं ना कहीं वो राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेने लगी। फिर प्लासी के युद्ध के बाद आपने पढ़ा 1764 में बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक है ना, बक्सर का युद्ध पढ़ाओ, और बक्सर का युद्ध को ही कहीं ना कहीं भारत में राजनीतिक रूल को ब्रिटिश के माना जाता है कि बक्सर के युद्ध की बात में वो कहीं ना कहीं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आया था। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764, क्योंकि इस युद्ध में जो 3 अवध के नवाब, ठीक है ना, और बंगाल के नवाब और दिल्ली शाह आलम द्वितीय, इन तीनों मिलकर युद्ध लड़ा था और कहीं ना कहीं ये युद्ध में पराजित हुए थे। और फिर जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, 1765 में इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, ये कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क माना जाता है इलाहाबाद की संधि में। क्योंकि इलाहाबाद की संधि में कहीं ना कहीं इन्हें बिहार उड़ीसा की इन्हें राजस्व प्राप्ति की सहायता मिल गई थी। ठीक है ना, राजस्व प्राप्ति की सहायता मिल गई थी, और वहां कहीं ना कहीं वहीं से द्वैत शासन शुरू हो जाता है। तो देखो इसका अगर आप देखोगे तो ये कहां से शुरू हो रहा है, 1600 से 1765 तक की बात चल रही है इसमें। ठीक है ना, ये इसके बाद फिर व्यापार के बाद आ जाता है दूसरा क्या, व्यापार तो चल ही रहा है, प्लस कंपनी का शासन प्लस राजनीति, प्लस राजनीति में हस्तक्षेप। ठीक है ना, ये कहां से, देखो ये 1600 1765, अब इसको ये माना जाता है ये 1700 से 65 से 1800 से 58 तक को इसको माना जाता है। इसमें क्या क्या आया उसमें हम एक एक चीज को बड़े अच्छे से समझते चलेंगे और कार्य करते चलेंगे। देखो इसमें किसी भी, क्योंकि देखो अब कंपनी क्या, कंपनी आई थी व्यापार करने, लेकिन व्यापार के साथ साथ कंपनी कहीं ना कहीं राजनीतिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे, लड़ाई झगड़े में बड़े बड़े युद्ध हो गए, प्लासी का भी युद्ध हो गया, बक्सर का भी युद्ध हो गया। ठीक है ना, फिर इलाहाबाद की संधि भी होगी, इलाहाबाद की संधि के तहत इनको कहीं ना कहीं 3 प्रांतों की
राजस्व की व्यवस्था करने को मिल गई, क्योंकि उसके पहले जो राजस्व की प्राप्ति होती थी वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश नहीं करते थे, वो सिर्फ राज्य का जो राजा होता था वही करता था, लेकिन ब्रिटिशों ने कहीं ना कहीं अपने राजस्व प्राप्ति की शक्तियां हासिल करने और राजस्व प्राप्ति की करने लगे। राजस्व प्राप्ति की वजह से फिर कहीं ना कहीं कंपनी में राजनीति का हस्तक्षेप बढ़ गया और उसकी वजह से फिर बहुत सारे एक्ट आए हैं, और उस एक्ट में हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा क्या, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है ना। और देखो पढ़ेंगे हम उसी फॉर्म में, किस फॉर्म में, कि हम पहले एक्ट का बैकग्राउंड समझेंगे, फिर वो एक्ट किस लिए लाया गया था वो समझ लेंगे, फिर एक्ट का जो परिणाम निकला वो समझेंगे, और फिर उस एक्ट की जो कमियां थी उसको समझेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक छोटा सा एक्ट आया था जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है ना। ये ज्यादा नहीं है, ये 1781 में आया था, ठीक है ना, ये ज्यादा बड़ा नहीं। इसके बाद फिर आया था जो सबसे बड़ा एक्ट आया था, उसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट ये आया था 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे, फिर आया था चार्टर्ड एक्ट। चार्टर्ड एक्ट 1813। और देखो ये चार्टर्ड है ना, चार्टर्ड एक्ट का मतलब होता है अधिकार पत्र या राजलेख, इसका मतलब यही होता है चार्टर्ड एक्ट, अधिकार पत्र या राजलेख, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट में, ये उसी में चल रहा है व्यापार राजनीतिक, उसमें फिर चार्टर्ड एक्ट 1813 के बाद आया था चार्टर्ड एक्ट 1833। इसको हम पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या प्रावधान नहीं थे। इसके बाद फिर आया था चार्टर्ड एक्ट 1853, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये कंपनी के शासन के अंतर्गत जितने भी एक्ट आए थे ये सारे हो गए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर्ड एक्ट 1813, फिर चार्टर्ड एक्ट 1833, और फिर चार्टर्ड एक्ट 1853, ये हो गया। इसके बाद जो तीसरा आया था हमारा, वो कौन से थे, वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत थे। तीन समझ गए ना, पहले व्यापार, फिर व्यापारिक कंपनी प्लस राजनीतिक, फिर जो थर्ड एक्ट आए थे वो किसके अंतर्गत आए थे, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आए थे, ठीक है ना। ब्रिटिश ब्रिटिश क्राउन, ठीक है ना। ब्रिटिश क्राउन का देखो मतलब होता है कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो भी राज अधिकार पत्र या शासन जो चलाया जाता है वो ब्रिटिश क्राउन, क्राउन मतलब जो ताज पहनते हैं ना, तो ब्रिटिश क्राउन के नाम से ही चलाया जाता है, ठीक है। उसके आगे जैसे भारत में चला है भारत के राष्ट्रपति या भारत सरकार, ये सब ऐसी वहां ब्रिटिश क्राउन के नाम से चलाया जाता है, ठीक। इसको देखो ये हमारा कहाँ हो गया, 1765 से 1858, तो ये इसके बाद फिर हमारा कहाँ हो गया ब्रिटिश क्राउन, 1858 से 1947 तक। इसमें हमें ये सारे एक्ट पढ़ने हैं। इसमें हम सबसे पहला एक्ट पढ़ेंगे हम क्या, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है ना। जैसे कि देखो आपको पता ही है कि 1853 का चार्टर्ड एक्ट आया, और उसके बाद जो 1857 में क्रांति हुई, ये तो आपने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में। तो 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ कि कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब सारा शासन किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तो कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त करने के बाद अब ब्रिटिश क्राउन, मतलब अब शासन जो चलाया जाएगा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पूरा शासन चलाया जाएगा। अब कंपनी को सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए, मतलब अब पूरा का पूरा रूल ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ही हुआ, ठीक है। उसमें भारत शासन अधिनियम 1858 के हमें पढ़ना है। इसके बाद फिर हम दूसरा पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम,
ठीक है ना, ये आता है हमारा 1861 में। ठीक है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद हम जो थर्ड पढ़ेंगे इसको भी बोलते हैं भारत परिषद, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1851। ठीक है ना, 61 के बाद 51, भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं, फोर्थ में हम पढ़ते हैं भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, भारत शासन भी लिखा है, कहीं कहीं सरकार भी लिखा रहता है, सरकार अधिनियम, अधिनियम इसको 1909। और अगर आपने इसको बारे में पढ़ा हो तो इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है ना, अब आप कमेंट बॉक्स में बताना लो मार्ले मिंटो कौन कौन थे। ठीक है ना, इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट था 1919 में, फिफ्थ वाला 1919 में, इसको भी भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम लिख लो, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1919। इसको चेम्सफोर्ड सुधार आपने सुना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है ना, ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, ये हमारे एक्ट कौन से होते हैं, ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जितने भी एक्ट आ रहे हैं ये उनको हम समझेंगे। ठीक है ना, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जितने भी एक्ट आ रहे हैं। इसके बाद फिर हमारा 6 एक्ट क्या है, इसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम, भारत शासन, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट एक्ट है ना ये भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि जो हमारा संविधान है ना, संविधान का 2/3 हिस्सा, संविधान का, संविधान का 2/3 भाग, 2/3 भाग ये इसी से लिया गया, 2/3 भाग भारत शासन, 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम, अधिनियम से लिया गया, से लिया गया, भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया 2/3 भाग। और 1947 तक, जब तक देश आजाद नहीं हुआ, 1947 तक शासन का संचालन, शासन का संचालन, संचालन इसी अधिनियम के द्वारा, इसी अधिनियम के द्वारा चलाया गया, इसी अधिनियम के द्वारा चलाया गया। ठीक है ना, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी अधिनियम के द्वारा चलाया गया। ठीक है ना, इसके बाद फिर लास्ट है हमारा, लास्ट क्या, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है ना, ये लास्ट में हमारा जो है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान सभा और फिर हमारा पूरा का पूरा संविधान कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बात यहाँ तक समाप्त हो गई है। अब हम एक बार इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, ये तो देखो हमारे हो गए कार्यपालिका का विकास। इसमें देखो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा याद रखना, इसमें कौन सा है, रेगुलेटिंग एक्ट। ये सबको पता होना चाहिए,
कि रेगुलेटिंग एक्ट में प्रोविजन क्या थे, उन प्रोविजन के परिणाम क्या हुए, और फिर रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां क्या क्या हुई। ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे आपको समझाऊं, ठीक है ना, कि रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, तो देखो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसका पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि, ठीक है ना, फिर इसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है ना, फिर इसकी कमियां, इसकी कमियां। तो समझ गए ना कि हम कोई भी एक्ट पढ़ेंगे तो क्या कैसे कैसे उसको समझेंगे। ठीक है ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, इसका बैकग्राउंड क्या था, फिर उसकी परिणाम क्या हुए, उसके फिर हमारा कमियां क्या हुई। ठीक है ना। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ, फिर पिट्स इंडिया एक्ट जरूरी है। ठीक है ना। फिर चार्टर्ड एक्ट पूरा जरूरी नहीं है, लेकिन इसके एक एक दो दो प्रावधान जरूरी है। ठीक है ना। फिर हमारा चार्टर एक्ट 1853 का बहुत जरूरी है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी है, डबल स्टार लगा लो, ठीक है ना, ये कौन सा है, भारत शासन अधिनियम 1958 वाला। ठीक है ना। इसके बाद जो ज्यादा जरूरी है, ये 1909 वाला मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है ना। उसके बाद फिर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और फिर सबसे ज्यादा इसमें तो 5 स्टार लगा लो, भारत शासन अधिनियम। ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम। ये हमारे कहीं ना कहीं हमें ये संवैधानिक विकास में इन सब चीजों को पढ़ना है, जानना है। ठीक है ना, समझ, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। समझ रहे हो ना। तो क्या क्या चीजें हम समझे, पहले ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हम समझेंगे क्या क्या हुआ है, कितने कितने सारे बदलाव आए हैं। फिर जो बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद जो पूरी तरह एक राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिकरण हो जाना, ठीक है ना, उसमें जौन जौन से एक्ट आए, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो, या पिट्स इंडिया एक्ट हो, या चार्टर्ड एक्ट हो, चार्टर्ड एक्ट 1813, 33 और 53 वाले, ये सारे चार्टर्ड एक्ट को अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है ना। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हम समझेंगे, और हमें पढ़ना क्या है, मुख्यतः आप चार चीजें समझ के ही चलना। एक बार संस्थाओं का विकास कैसे होगा, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का और विधायिका का। कार्यपालिका का काम क्या है, ये हम बाकायदा प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। न्यायपालिका का क्या कार्य होता है वो हम अच्छे से समझ चुके हैं, विधायिका का क्या कार्य होता है वो समझ। ठीक है ना। संवैधानिक मूल्यों का विकास, लोकतंत्र कैसे आया, ठीक है ना, स्वतंत्रता कैसे मिली, न्याय कैसे आया, सामान्यता कैसे हुई, इन सब चीजों को हम बड़े अच्छे से समझेंगे। तो फिर हम आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो कि हम, ठीक है ना, कहाँ से शुरू करेंगे, हम जो नेक्स्ट क्लास में पहला रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट की हम पृष्ठभूमि समझेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट की जरूरत ही क्या पड़ गई, क्योंकि कंपनी का शासन इतना अच्छा चल रहा था, फिर भी हमें क्या जरूरत पड़ गई कि ब्रिटिश क्राउन को रेगुलेटिंग एक्ट लाने की जरूरत पड़ गई फिर। ठीक है ना। इसके बाद फिर हम समझेंगे इसमें प्रावधान क्या है, प्रोविजन क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है ना। प्रोविजन क्या क्या है, प्रोविजन के बाद उन प्रोविजन के जो परिणाम निकलेंगे, ठीक है ना, उन परिणामों को समझेंगे कि उन प्रोविजन से रिजल्ट क्या निकले। ठीक है ना। रिजल्ट क्या क्या निकले, इनको समझेंगे। फिर इस रिजल्ट के बाद जो भी इसकी कमियां हैं, ड्रॉबैक हैं, उन सबको हम समझेंगे। क्योंकि देखो, अगर आप इसकी कमियों को नहीं समझोगे तो फिर आप जो नेक्स्ट एक्ट आने वाला है, पिट्स इंडिया एक्ट हो या एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो, उसको आप अच्छे समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि हम जो नया एक्ट आता है वो एक्ट आता ही किस लिए, वो एक्ट आता ही इसलिए कि जो पुराने एक्ट में कमियां थी उस एक्ट को दूर करेंगे, वरना एक ही एक्ट से चलता रहेगा। जैसे हमारा संविधान है, संविधान में संशोधन करते हैं, तो संशोधन क्यों किया जाता है, क्योंकि भाई कुछ नई चीजें हमें जोड़ना है, पुरानी चीजें अब हमारे काम की नहीं रही हैं तो हम उनको हटा देते हैं, नई चीजों को हम जोड़ते हैं। ठीक है ना। सेम वैसे ही होता है कि हम जब तक कमियों को अच्छे से नहीं समझेंगे तो नए एक्ट क्यों लाए गए हम वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तो फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है ना। इतनी शांति से ध्यान से सुनने के लिए सभी का धन्यवाद। ठीक है।